वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। मैं हूं डॉक्टर प्रीति रावतोड़े। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। वैसे तो ऑप्टिक्स में बहुत सारी फिनोमेनन होती हैं, जैसे इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो आज हम फोकस करेंगे इंटरफेरेंस पे। आइए देखते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस समझने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट फिगर जो है वो कंसिडर करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे दो लाइट वेव्स जो है वो पैरेलली इंडिपेंडेंटली मूव हो रही है। अगर ऐसी इंडिपेंडेंट पैरेलल होने वाली वेव्स हो तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है और वो इंटरफेरेंस जनरेट नहीं करती है या शो नहीं करती है। लेकिन अगर दो या उससे ज़्यादा वेव्स सिंगल पॉइंट पे मीट होती है, ओवरलैप होती है या सुपर इम्पोज होती है तो वो इंटरफेरेंस शो करती है। इंटरफेरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? सो इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेनॉन in which two or more waves superimposed to form a resultant wave of greater or lower amplitude। इस फिगर में हम देख सकते हैं, सेकंड फिगर में, जिसमें दो कोहेरेंट सोर्सेस है। एक को हमने S1 से डिनोट किया है और दूसरा S2। तो उससे निकलने वाली जो वेव्स है वो P पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रही है और सुपर इम्पोज होने के बाद यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है और इंटरफेरेंस से होने के बाद में रिजल्टेंट वेव दोनों का कॉम्बिनेशन होके एक सिंगल रिजल्टेंट वेव वहाँ पे जनरेट होती है, जिसका एम्पलीट्यूड या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो आइए देखते हैं कि किस सर्कमस्टेंसेस में एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता है या कम होता है। वो समझने के लिए हमें एक जो टर्म है इन फेज एंड आउट ऑफ फेज, ये समझना पड़ेगा। उसके लिए ये वेव जो हम ले रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का जो पोर्शन होता है उसको हम क्रिस्ट बोलते हैं और निगेटिव एम्पलीट्यूड का जो पोर्शन होता है उसको हम ट्रब बोलते हैं। तो सुपर इम्पोज होने वाली दोनों वेव्स, मतलब ये और ये वेव, अगर दोनों का क्रिस्ट से क्रिस्ट या ट्रब से ट्रब मैच हो रहा है सुपर इम्पोज होते वक्त, तो उनसे जनरेट होने वाली, मतलब इंटरफेरेंस के बाद जनरेट होने वाली रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, बिकॉज दोनों के एम्पलीट्यूड का यहाँ पे समेशन होता है और इसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज होता है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से इंटेंसिटी जो है बढ़ती है और सो इट विल जनरेट द ब्राइटनेस। और इस टाइप का जो इंटरफेरेंस होता है जिसमें ब्राइटनेस जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये दूसरी फिगर हम देखें तो उसमें दोनों जो वेव्स है, एक का ट्रब और क्रिस्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक का क्रिस्ट एंड दूसरे का ट्रब, इस टाइप की अगर सिचुएशन हो, मतलब दोनों सुपर इम्पोज होने वाली वेव्स का अगर क्रिस्ट से ट्रब मैच हो रहा हो या ट्रब से क्रिस्ट मैच हो रहा हो, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। और इस वेव से जब इंटरफेरेंस फॉर्म होता है, इस टाइप की वेव्स से अगर इंटरफेरेंस फॉर्म होता है तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों के सब्सट्रैक्शन इतना होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो जाएगी। इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। इस केस में उसकी वैल्यू जो है टोटली जीरो हो गई है, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करता है और डार्कनेस इसमें जनरेट होता है। और जिस इंटरफेरेंस में डार्कनेस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। मान लो कि फर्स्ट वेव जो है उसका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y1 है और सेकेंड वेव का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमने देखा है कि उसमें ब्राइटनेस जनरेट होता है, एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज होती है। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दोनों वेव्स ओवरलैप या सुपर इम्पोज हो रही है यहाँ पे,
तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और क्रिस्ट से क्रिस्ट मैच हो रही है, सो रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। तो ये ग्रीन वेव जो दिखा रही है तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जनरेट हुआ है। इसका अगर डिस्प्लेसमेंट हम मान ले y1, इसका y2, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट वेव का वो y1 प्लस y2 इतना होगा फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम देखें तो उसमें दो वेव्स यहाँ पे सुपर इम्पोज होने वाली है इस पॉइंट पे, एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रब यहाँ पे मैच होगा और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी तो उसमें दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आएगा रिजल्टेंट वेव में। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करती है और डार्कनेस वहाँ पे जनरेट होता है। इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 होगा और दोनों का एडिशन जो है सब्सट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है और y1 माइनस y2 दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम और डिटेल से वहाँ पे स्टडी करते हैं कि उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों जो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही है A एंड B, तो दोनों का ऑप्टिक्स में उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि दोनों ऑप्टिक्स में या इंटरफेरेंस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, मीन्स दैट इज द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो है। ये पाथ डिफरेंस जो है हम लैम्बडा के फॉर्म में उसको मेजर करते हैं, तो इस केस में दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पाथ डिफरेंस जो है दोनों वेव्स का दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 लैम्बडा। यहाँ पे अगर हम देखें तो पाथ डिफरेंस जो है दैट इज 2 लैम्बडा। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो उस केस में पाथ डिफरेंस दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, मीन्स 0 लैम्बडा हो सकता है, 1 लैम्बडा हो सकता है या 2 लैम्बडा हो सकता है। तो इस प्रकार इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा अगर पाथ डिफरेंस होगा तो दैट विल जनरेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस केस में अगर हम देखें तो दोनों जो वेव सुपर इम्पोज होने वाली है उनका जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो पाथ डिफरेंस है 3 लैम्बडा बाय 2, ये एक हाफ लैम्बडा हो गया, ये हाफ लैम्बडा एंड दिस हाफ लैम्बडा, सो दैट विल जनरेट दी पाथ डिफरेंस ऑफ 3 लैम्बडा बाय 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 लैम्बडा बाय 2। तो अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करना है तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज द हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ। पाथ डिफरेंस दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ, मतलब कि हाफ लैम्बडा हो सकता है, 3 लैम्बडा बाय 2 हो सकता है, 5 लैम्बडा बाय 2 हो सकता है एंड सो ऑन। तो अगर इस टाइप का पाथ डिफरेंस होगा तो दैट विल जनरेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे इंटरफेरेंस हम फिर से देख सकते हैं कि दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म कर रही है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो वेव्स फॉर्म कर रही है और इसकी वजह से एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है एंड इट विल जनरेट द डार्कनेस, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो होता है दैट इंडिकेट्स द रिलेशन दैट मेजर्स द डिफरेंस इन द एंगल।
फेज डिफरेंस है वो हम थीटा के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू द पाथ डिफरेंस इज, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब कोई भी वेव जो ट्रैवल कर रही है, लाइट वेव, और वो अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे कवर कर रही है, तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन जो है वो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा, वेयर दिस ओमेगा t इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और थीटा जो है दैट इज द फेज एंगल। ओके, सो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, वेयर द टी इज द पीरियडिक टाइम ऑफ दैट वेव। फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय द लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ। ओके, अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं तो y का ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। उसमें अगर हमने 2 पाई कॉमन निकाल लिया तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन हमें मिलता है a इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, दैट इज द जनरल इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट वेव। ओके, अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है लाइट वेव की या इंटरफेरेंस की, तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर हमें एम्पलीट्यूड नोन है तो हम इंटेंसिटी जो है इंटरफेरेंस की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न अगर फॉर्म करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। फर्स्ट है द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स उससे सोर्सेस से जो वेव्स निकलने वाली है वो इन फेज होनी चाहिए। दूसरा है द सोर्स मस्ट बी नैरो, उसकी विड्थ जो है वो कम होनी चाहिए। द सोर्स मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो डिफरेंट सोर्सेस हम इंटरफेरेंस में यूज करने वाले हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा सोर्सेस का दैट शुड बी स्मॉलर और दैट शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। और बाद में द सोर्स मस्ट बी एमिट द लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, मीन्स ये मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए। जो सोर्स हम यूज करने वाले हैं इंटरफेरेंस फॉर्म करने के लिए, तो उससे निकलने वाली हर एक वेव की वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। एंड द सोर्स मस्ट एमिट द वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी जो है वेव की वो सेम होनी चाहिए। एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड सोर्स, जिस स्क्रीन पे हम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने वाले हैं तो उसका सोर्स से डिस्टेंस जो है वो लार्ज होना चाहिए। दैट आर द सर्टेन कंडीशंस टू फॉर्म द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अब आइए देखते हैं कि अगर किसी स्क्रीन पे हम इंटरफेरेंस फॉर्म कर रहे हैं तो उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उसके लिए हमने 2 वेव्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम द सोर्स A एंड B। ये दोनों सोर्सेज जो है एज पर कंडीशन हमने क्लोज उनको पुटअप किया है, तो उससे निकलने वाली जो वेव्स है वो 2 पॉइंट पे इंटरफेरेंस फॉर्म कर रही है। एक है पॉइंट O और दूसरा है पॉइंट P। तो लेट अस कंसीडर कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम P पॉइंट के लिए कंसीडर करेंगे। अब P पॉइंट पे सपोज A सोर्स से आने वाली जो वेव है उसके लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो दैट y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। और दूसरी जो B सोर्स से आने वाली वेव है P पॉइंट पे, तो उसके लिए जो इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट का दैट इज इक्वल टू दिस। और इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है ओनली कि ये जो प्लस P का यहाँ पे फैक्टर ऐड हो रहा है दैट इज ड्यू टू द पाथ डिफरेंस। ये दोनों वेव्स जो P पॉइंट को सुपर इम्पोज हो रही है तो दोनों का पाथ जो है वो अलग अलग है और वो पाथ डिफरेंस की वजह से P फैक्टर जो है दैट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी नो दैट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2।
सो दोनों की वैल्यूज हमने पुटअप करी इसमें y1 और y2 की, तो y का ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब ये जो इक्वेशन है उस पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2। अगर प्लस होगा तो ऊपर की साइन कंसिडर होगी, अगर माइनस होगा तो नीचे की साइन कंसिडर होगी। बट हमने जो इक्वेशन लिया है उसमें प्लस की साइन है, तो ऊपर की साइन जब हम कंसिडर करेंगे तो y के लिए हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी वो जो इक्वेशन है उसमें अगर ये x प्लस पी की टर्म जो है हम सेपरेट कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, ये सेकंड ब्रैकेट में t एंड ब्रैकेट के बाहर आने के बाद ये माइनस टी अपॉन टी हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली माइनस एक्स अपॉन लैम्डा और यहाँ का ये माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन 2 पाई, ये दोनों का एडिशन हो गया, सो 2t अपॉन टी। सिमिलरली ये माइनस 2x अपॉन लैम्डा माइनस p बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये टर्म कैंसिल होके हमें मिल गया कॉस ऑफ 2 पाई p बाय 2 लैम्डा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये जो 2 है वो हमने कॉमन निकाल लिया और इसकी वजह से इस टर्म में डिवाइडेड बाय 2 ये फैक्टर जो है वो ऐड हो गया और इस टाइप से इक्वेशन जो है मॉडिफाई हो जाता है। उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, 2 जो है वो टोटली बाहर निकाल लिया। सो y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा माइनस p बाय 2 अपॉन लैम्डा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई p अपॉन 2 लैम्डा। अगर ये दोनों टर्म अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन टी माइनस ये दोनों टर्म कंबाइन हो गई x प्लस पी बाय 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई p अपॉन 2 लैम्डा। अभी ये कॉस की टर्म जो है वो हमने आगे शिफ्ट कर दी, सो y इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस ऑफ 2 पाई p अपॉन 2 लैम्डा इंटू साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। उसमें ये p बाय 2 की जो टर्म है पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी बहुत कम है, तो उसको p बाय 2 को जो है हमने निगलेक्ट कर दिया, इसलिए इक्वेशन इस टाइप से मॉडिफाई हो गया। सो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, मतलब जो जनरल इक्वेशन है उसके फॉर्म में हमें ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया, लेकिन इसमें हमने a जो डिफाइन किया है कैपिटल A दैट इज द एम्पलीट्यूड विच इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट P, और उसकी वैल्यू हम दे सकते हैं दैट a इज इक्वल टू ट्वाइस a 2 पाई p अपॉन 2 लैम्डा। ये पूरा टर्म जो है हमने कैपिटल A के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अगेन दिस 2 पाई p अपॉन लैम्डा दैट इज इक्विवेलेंट टू फेज एंगल और फेज चेंज दैट इज थीटा। सो एम्पलीट्यूड जो है उसके लिए इक्वेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू ट्वाइस a कॉस ऑफ थीटा बाय 2। अभी हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो दिस प्रोपोर्शनैलिटी विल गिव कांस्टेंट k, सो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमने एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट अप कर दी, सो I इज इक्वल टू 4ka स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये इक्वेशन हमें मिल गया इंटेंसिटी के लिए। इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, दिस कॉस थीटा बाय 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 और इसका स्क्वायर है, सो I इज इक्वल टू 4ka स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। ये इंटेंसिटी का इक्वेशन हमें मिल गया है। ये 2 जो है ये अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो I इज इक्वल टू ट्वाइस ka स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ओके, अब इसमें 2 कंडीशंस है, इंटरफेरेंस एक तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है।
अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, केस फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, उसमें फेज डिफरेंस जो है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो उसमें थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू अगर हम पिछले इक्वेशन में पुटअप करेंगे इंटेंसिटी के, तो उसमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 1 2, so that will give the intensity is equal to 4Ka², that is the intensity for the constructive interference। अब देखते हैं पाथ डिफरेंस के बारे में। पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू λ/2π इंटू द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू जो है दैट इज 2n पाई, वो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 2π जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड इंटेंसिटी तो हमें मिल चुकी है दैट इज 4Ka², एंड जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू ±n लैम्बडा, जो हमने पिछले एक स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 1 2 3 4 हो सकती है पाथ डिफरेंस, एक तो 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड सो ऑन हो सकता है। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस क्या है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4A² दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्बडा। ओके, अब सेकेंड कंडीशन जो होगी दैट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होता है तो फेज डिफरेंस जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2n + 1 पाई। सो कॉस थीटा जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू -1। सो I इज इक्वल टू 2Ka², और कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी -1। सो +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम 0, और ये टोटल इक्वेशन जो है इंटेंसिटी जो है वो 0 हो जाएगी फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Thus the intensity is minimum for the destructive interference। अब देखते हैं पाथ डिफरेंस के बारे में। पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू λ/2π इंटू द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2n + 1 पाई, सो दैट विल गिव P इज इक्वल टू ±n + ½ लैम्बडा, means that is the integral multiple of the half wavelength। So these are the conditions for the destructive interference। first condition क्या है कि intensity will be minimum that is 0, and path difference that is equal to the integral multiple of the half wavelength। okay, अभी techniques for obtaining the interference। अभी हमें पता है कि हमने कंडीशंस देखी है स्टेडी इंटरफेरेंस के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सोर्स मस्ट बी आइडेंटिकल और कोहेरेंट। बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो फेज रिलेशन बिटवीन द वेव्स एमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस रैपिडली चेंजेस विद द टाइम, सो देयरफॉर दे कैन नेवर बी कोहेरेंट। अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हम यूज करते हैं तो वो कोहेरेंट होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सिंगल सोर्स से दो सोर्सेस जनरेट करनी है, ताकि एक ही सोर्स से जनरेट हो, ओरिजिन दोनों का एक ही होगा, तो दैट विल जनरेट द कोहेरेंट, दैट विल बिकम द कोहेरेंट सोर्सेस, और उनसे निकलने वाली वेव जो होगी वो इन फेज होगी। तो उसके लिए दो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। ये क्या है? द टेक्निक यूज फॉर क्रिएटिंग द कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस जनरेट करने के लिए दो टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है वेव फ्रंट स्प्लिटिंग एंड सेकेंड है एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। ओके, क्या होता है वेव फ्रंट splitting? In this method the light wave front emerging narrow slit pass through the two closed slits। तो इसके लिए सपोज एक सोर्स हमने लिया और उससे जो निकलने वाली रेज है वो दो स्लिट्स से पास हो गई, और वो दो स्लिट्स जो होगी दैट विल एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, और उससे लाइट वेव जो है वो जनरेट होगी और आगे उनका इंटरफेरेंस होगा। बट दोनों जो सोर्सेस है वो एक ही सोर्स से जनरेट हुई है, सो दैट आर द कोहेरेंट सोर्सेस।
तो ये जो मेथड है दिस इज नोन एज ए इंटरफेरेंस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। टोटली हम जो वेव है उसको दो स्लिट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो स्लिट्स से उसको पास कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज द वेव का, दैट इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दिस मेथड इज यूजफुल ओनली विद द नैरो सोर्सेस। इसमें एक कंडीशन है कि नैरो सोर्स के लिए ही हम इसको मतलब नैरो सोर्स के केसेस में ही हम उसको यूज कर सकते हैं इस मेथड को। तो ये जो मेथड है ये किस किस में यूज किया जाता है, तो उसमें है यंग्स डबल स्लिट्स, फ्रेस्नेल डबल मिरर, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लॉयड मिरर, इन सब चीज़ों में जो स्प्लिटिंग यूज किया जाता है दैट इज द वेव फ्रंट स्प्लिटिंग। मीन्स एक ही सोर्स होगा, उसको दो स्लिट्स में से हम पास करेंगे और उसकी वजह से दो कोहेरेंट सोर्सेस वहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, दैट इज द वेव फ्रंट स्प्लिटिंग। और सेकंड जो है दैट इज द एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। अब एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, the amplitude or intensity of light wave is divided into two parts as reflected and transmitted. लाइट रिफ्लेक्टिंग पार्शली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो पार्टली वो रिफ्लेक्ट होता है और पार्टली ट्रांसमिट होता है। आगे ये जो रेज है वो दो अलग अलग पाथ से ट्रैवल करते हैं और फिर उनका इंटरफेरेंस फॉर्म होता है। तो इस टाइप के जो सोर्सेस हैं वो कोहेरेंट हो जाते हैं क्योंकि एक ही सोर्स से वो जनरेट हुए हैं। तो इस टाइप का जो स्प्लिटिंग है दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग और इट इज़ नोन एज द इंटरफेरेंस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और ये जो मेथड है वो कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता है, एक है ऑप्टिकल एलिमेंट्स सच एज बीम स्प्लिटर एंड मिरर्स, दूसरा है इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म लाइक वेव शेप और न्यूटन्स रिंग्स एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इन सब मेथड्स में ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो यूज़ किया जाता है और इसके डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड वेव फ्रंट स्प्लिटिंग दोनों के इससे कोहेरेंट सोर्सेज जो है जनरेट की जाती है और फिर उनका इंटरफेरेंस किया जाता है क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होता है कि द वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। ओके, तो यहाँ तक हम इंटरफेरेंस के बारे में बेसिक चीज़ें हमने स्टडी की। इंटरफेरेंस के बारे में हमें आगे और बहुत कुछ पढ़ना है, तो आगे की सीरीज़ में आप वो लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और सब्सक्राइब करने के बाद आगे आने वाले जो लेक्चर्स है वो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आपके इसमें मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।